हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रेपकर। दिस इज प्रेम अकरवी परमार और मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ एक और तड़कता भड़कता जबरदस्त सा सेशन, है ना। ये दिवाली वीक चल रहा है मेरे जिगर के टुकड़ों, तो फिर से आपकी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। चलो, तो ये हमारी प्रैक्टिकल की ऑफिशियली एप्लीकेशन है जिसको आपको डाउनलोड करना बहुत 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 जरूरी है मेरे जिगर के टुकड़ों। सेशन को आप जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे हमें भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा सबको सिखाने में, है ना। तो चलो, अब हम चलते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है आज के, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी और थायराइड, है ना। लिवर है या पैनक्रियाज है या पिट्यूटरी ग्लैंड है या थायराइड है, आपको ये बताना है कि इनमें से मानव शरीर में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं आंसर, फटाफट से आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। हाँ, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा और आंसर लगाते रहिए, और सेशन को लाइक भी जरूर जरूर कर दीजिएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? आंसर आएगा लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? लिवर मेरे दोस्तों। लिवर के बारे में बता देता हूं मैं दोस्तों कि लिवर होता है शरीर की एक तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। उसके अलावा लिवर क्या करती है मेरे दोस्तों? ये कोलेस्ट्रॉल बनाती है। क्या बनाती है? कोलेस्ट्रॉल बनाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बनाती है, पिगमेंटेशन का काम करती है। क्या काम करती है? और पिगमेंटेशन का काम करती है ना। पिगमेंटेशन मतलब रंग, आपके अलग अलग कलर निकालेगी, है ना। पिगमेंटेशन का काम करेगी। पिगमेंटेशन जो आपको मूत्र का कलर पीला होता है ना मेरे दोस्तों, यूरोक्रोम की वजह से, वो भी यहीं पे बन रहा है। आपका बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन भी यहीं पे बन रहा है मेरे दोस्तों, जिससे आपका वेस्ट का कलर, ह्यूमन वेस्ट का कलर पीला होता है ना। पिगमेंटेशन कैसा करता है? पीला 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 वेस्ट निकालता है, मतलब पीला पीला पिगमेंटेशन निकालता है। इनके नाम है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन। उसके अलावा मेरे दोस्तों यूरोक्रोम, है ना। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का कलर कैसा होता है? पीला दिखाई देता है ना। यूरोक्रोम है मेरे दोस्तों। मूत्र का कलर कैसा रंग होता है? मूत्र में क्या होता है? यूरोक्रोम, इसकी वजह से इसका रंग होता है पीला मेरे दोस्तों, ठीक है। और वेस्ट का कलर बिलिरुबिन की वजह से होता है। तो आंसर क्या आएगा? यकृत। अग्नाशय के बारे में बताऊं मेरे दोस्तों, तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से क्या बनता है? इंसुलिन निकलता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। ब्लड शुगर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है मेरे दोस्तों। उसके अलावा मैं और आपको बताऊं कि शरीर की एकमात्र प्योर मिश्रित ग्रंथि है। जैसे ये प्योर है, मिश्रित ग्रंथि है। प्योर का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करती है। वैसे तो आपका लिवर भी है ना, मिश्रित ग्रंथियों में आता है। वैसे आपका गोनाड्स भी है, मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो भी आते हैं मेरे दोस्तों। तो आपका क्या आ जाएगा? शरीर की एक प्योर है जो कि मिश्रित ग्रंथि है मेरे दोस्तों, क्योंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है। थायराइड होती है मेरे दोस्तों, गले में पाई जाती है, गले में पाई जाती है, एच शेप की होती है मेरे दोस्तों। कैसी होती है? एच शेप की होती है। और इसमें एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन मेरे दोस्तों, है ना। थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है? थायराइड हो जाता है। क्या हो जाता है? थायराइड हो जाता है मेरे दोस्तों। और जो थायराइड होता है ना मेरे दोस्तों, आपकी बहुत सारी दिक्कतें कर देता है। ज्यादातर फीमेल्स के अंदर थायराइड होता है और उनके वजन को बढ़ा भी सकता है, उनके वजन को घटा भी सकता है मेरे दोस्तों, है ना। चलो, तो थायराइड जो आपका जो थायरॉक्सिन है ना मेरे दोस्तों, वो किससे बनेगा? इसको बनाने के लिए मेरे दोस्तों किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की जरूरत होती है। तो चलो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी मेरे जिगर के टुकड़े हैं और टुकड़ियां हैं, वो सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, हाँ, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है मेरे दोस्तों? सेक्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है, आपको ये बताना है ना। तो इसमें से देख लेते हैं, सेबेशियस ग्रंथि यानी तैल ग्रंथि नहीं मेरे दोस्तों। ये क्या निकालेगी? आपका जो आपका ऑयल होता है वो निकालती है। उसके अलावा छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं मुंह पे, उसमें सीबम निकालने का काम करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है मेरे दोस्तों, है ना। इसको शरीर
शरीर की मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, है ना, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करती है मेरे दोस्तों, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पे नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि। थायराइड होती है, मैंने बताई था। एडिनल ग्लैंड होती है मेरे दोस्तों, जो कि किसके ऊपर पाई जाएगी? ये पाई जाएगी किसके ऊपर? आपकी एडिनल ग्लैंड होगी, किडनी के ऊपर पाई जाएगी, एडिनल ग्रंथि होगी, और ये निकालेगी मेरे दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सी निकालेगी? एड्रीनलिन हार्मोन निकालेगी। कौन सी निकालेगी? एड्रीनलिन हार्मोन निकालेगी मेरे दोस्तों। और जो एड्रीनलिन हार्मोन होगा ना मेरे दोस्तों, इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन बोलते हैं, यानी फियर एंड फाइट हार्मोन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए मेरे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो भैया इंसुलिन की बात करूं तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर लेवल है मेरे दोस्तों, शुगर को क्या करता है? कम करता है मेरे दोस्तों, है ना। ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अल्फा सेल से निकलता है, लैंगर हेंस की अल्फा सेल से निकलता है मेरे दोस्तों, लैंगर हेंस की बीटा सेल से निकलता है। ये कौन से निकलता है? बीटा। अल्फा से क्या निकलता था मेरे दोस्तों? ग्लूकेगॉन। क्या निकलता था? ग्लूकेगॉन निकलता था। और जो बीटा है मेरे दोस्तों, वो कहां से निकलता था? मतलब बीटा से क्या निकलता था? इंसुलिन निकलता था। क्या निकलता था? इंसुलिन निकलता था मेरे दोस्तों, है ना। और इसकी कमी से वजह से क्या हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस आपको हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को दान कर सकता है मेरे दोस्तों? तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर्वग्राही, है ना, सबसे ब्लड ले सकता है वो है मेरे दोस्तों ए बी ग्रुप। और ए बी में सही जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी पॉजिटिव। अगर ए बी पॉजिटिव और ए बी दोनों दे रखे हो तो ये वाला क्वेश्चन सही है, ये वाला आंसर सही है। और सर्वदाता मेरे दोस्तों, सर्वदाता है मेरे दोस्तों ओ। क्या है? ओ। और ओ में भी मेरे दोस्तों ओ नेगेटिव है ना। अब मैं बताऊं, ए वाला जो ब्लड ग्रुप है ना मेरे दोस्तों, कोई भी ब्लड ग्रुप है खुद को तो ब्लड दे ही सकता है, यानी ए को दे सकता है मेरे दोस्तों। ए बी, क्योंकि ये सर्वग्राही है तो ए बी को भी दे सकता है, इन दो को ही दे सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए बी या ए को ही डोनेट कर सकता है ना। अगर आपको पूछे तो बी किसको दे सकता है? खुद को दे सकता है और ए बी को दे सकता है मेरे दोस्तों, है ना। ओ किसको दे सकता है? ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, क्योंकि सर्वदाता के अंदर आ जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, बस शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण होता है मेरे दोस्तों? तो आपको ये आंसर बताना है कि शरीर के अंदर जो रक्त का स्कंदन होता है, स्कंदन का मतलब है मेरे जिगर के टुकड़ों क्या? आपका कोगुलेशन, है ना। तो रक्त का स्कंदन बेसिकली कौन करवाता है? एक करवाता था, विटामिन के करवाता था। विटामिन क्या करवाता था मेरे दोस्तों? के करवाता था, है ना, जिसको क्या बोलते थे? फिलोक्विनोन बोलते थे। क्या बोलते थे? फिलोक्विनोन बोलते थे, ठीक है, फिलोक्विनोन बोलते थे। चलो, पर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन नहीं करवाएगा और प्लाज्मा भी नहीं करवाएगा। आंसर बी और सी में से दे दीजिए। प्लाज्मा के बारे में बताऊं कि शरीर में रक्त में मेरे दोस्तों, रक्त होता है ना, रक्त के अंदर मेरे दोस्तों कितना पाया जाता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है, मेरे दोस्तों, और 45% कोशिकाएं पाई जाती है ना, कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो प्लाज्मा है ना मेरे दोस्तों, उसके अंदर आपको बता दूं 92% जल पाया जाता है और आपका 8% मेरे दोस्तों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, अकार्बनिक, है ना, निक पदार्थ पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, है ना। आपका जो थ्रोम्बिन होगा मेरे दोस्तों, कौन सा होगा? उसके अलावा थ्रोम्बिन भी होगा ना मेरे दोस्तों, थ्रोम्बिन, वो भी थ्रोम्बिन से थक्का याद रखना, और ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। रक्त का स्कंदन मतलब रक्त को कोगुलेट कर देगा मेरे दोस्तों, है ना। अच्छा, नहीं, उपस्थिति के कारण नहीं होता है ना। तो ये दोनों तो करवा रहे हैं मेरे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हेपेरिन। इसको बोलते हैं एंटी कोगुलेशन। ये शरीर देखो, रक्त का थक्का क्या होता है? हमें कोई कट लग गया हो या फिर चोट लग गई हो, खून निकलता हो, तो हम जब दबा के रखते हैं तो ब्लड जम जाता है मेरे दोस्तों, और ब्लड को जमाने का काम करता है विटामिन के है, थ्रोम्बिन है मेरे दोस्तों। ये सारे क्या करते हैं? रक्त का स्कंदन कर देते हैं। पर मेरे दोस्तों, हमारे शरीर के
अंदर क्यों नहीं जमता है वो? क्योंकि हिपेरिन पाया जाता है जो कि रक्त का स्कंदन नहीं होने देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम कहां होता है मेरे दोस्तों? देखो, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट मेरे दोस्तों ये क्या है? WBC है। क्या है? WBC है मेरे दोस्तों। WBC को क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं मेरे दोस्तों। और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना मेरे दोस्तों, ये आपकी 4 से लेके 40 दिन तक जिंदा रह सकती हैं। और डेटा जो दे रखा होगा 7 डे दे रखा होगा आपकी बुकों में, या 10 डे दे रखा होगा। ये इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड होती है, तो इनमें से कोई आंसर लगा देना। उसके अलावा इनका जो रासायनिक नाम है मेरे दोस्तों, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं मेरे दोस्तों। ल्यूकोसाइट मेरे दोस्तों, इसको शरीर का सैनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर का सैनिक, सोल्जर ऑफ द बॉडी। क्योंकि हमारे शरीर में क्या देती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करती है। रोग प्रतिरोधक मतलब रोग को रोक लेती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर देती है, इसीलिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है मेरे दोस्तों। तो ये बनती कहां है मेरे दोस्तों? ये बनती है लिम्फ से, है ना। तो लिम्फोसाइट से बनती है, लिम्फ इनको बनाती है। और अगर यहाँ पे इनका निर्माण नहीं होता है तो आपका येलो बोन मैरो में भी इसका निर्माण हो सकता है। अस्थि मज्जा मेरे दोस्तों आरबीसी को बनाने का काम करती है। आरबीसी मेरे दोस्तों, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं मेरे दोस्तों। और गैसेस का एक्सचेंज O2 और CO2 का क्या करवाती है? एक्सचेंज करवाने का काम हमारे शरीर में करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम है। अगर मेरे दोस्तों प्रोटीन की कमी आ जाए मेरे दोस्तों, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है मेरे दोस्तों, तो आपका बल्क चर्म रोग तो नहीं होगा, आपका बेरी होता है मेरे दोस्तों। ये किसकी वजह से हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? आपको थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन भी बोलते हैं मेरे दोस्तों इसको। रिकेट्स होता है मेरे दोस्तों विटामिन D की डेफिशिएंसी से, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे दोस्तों बता दूं, मैरस्मस रोग या क्वाशियोर ये डिजीज हो जाती है किसमें? ये हो जाती है 14 साल के कम बच्चों में, कुछ बुजुर्गों में भी हो सकती है। किसकी वजह से? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से रोग होने वाला है। अगर ये मेरे दोस्तों होते हैं मेरे दोस्तों, तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता है। वैसे हमें न्यूट्रिएंट्स मतलब आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम नहीं करते हैं इनको बॉडी का, इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी प्रोटीन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? भैया घुलनशील विटामिन की बात कर रहा है, वसा में कौन सा? किसमें घुलनशील? वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील के लिए ट्रिक बता दूं, KEDA। क्या है? KEDA, कीड़ा से याद रखेंगे। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये किसमें घुलनशील है मेरे दोस्तों? वसा में घुलनशील है। और WBC अगर जल में घुलनशील पूछ लिया जाए, जल में घुलनशील पूछ लिया जाए, घुलनशील पूछ लिया जाए तो आपका WBC है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? B और C आंसर आ जाएगा। क्या, सॉरी, क्या पूछा? वसा पूछा है तो KEDA वैसे कुछ लगा दो, K आएगा, D आएगा। अच्छा, कौन सा नहीं पूछा है मेरे दोस्तों? नहीं मतलब जो जल में घुलनशील है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? B और C आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। नाम जानना चाहते हैं इनका तो बता देता हूं, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन या नैफ्थाक्विनोन के नाम से भी आता है मेरे दोस्तों। रक्त का थक्का लगाती है। क्या लगाती है? रक्त का थक्का लगाने में काम आती है मेरे दोस्तों। आपका विटामिन B के तो कई नाम है मेरे दोस्तों, है ना। आपके विटामिन B को थायमीन बोलते हैं, B1 को, B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नियासिन बोलते हैं, B5 है जिसको पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, B7 है जिसको बायोटीन बोलते हैं, और B9 है जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, B12 को बोलते हैं साइनोकोबैलामिन मेरे दोस्तों। तो B कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ही है ना। C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक है, विटामिन जो D है ना मेरे दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। थोड़ी देर पहले भी बताया था मेरे दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, आपको एकदम से छप जाना चाहिए। इसको बोलते हैं रेटिनॉल मेरे दोस्तों। इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? आंखों में एक बीमारी होती है जीरोफ्थैल्मिया। क्या होती है? जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है ना। आंखों का सूखापन इसको बोलते हैं ना। और आपका
जो रिच सोर्स है आपका विटामिन ए का, वो है मेरे दोस्तों कैरेट, है ना, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या विटामिन टोकोफेरोल होता है, तो अब बता दीजिए कि टोकोफेरोल कौन सा होता है। चलो अभी तो टोकोफेरोल के बारे में आपका आया नहीं है, तो विटामिन ए को क्या बोला था, जल्दी से बता दीजिए। रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल बोला था। विटामिन बी के बारे में तो नहीं बात करेंगे, कैल्सीफेरोल बताया था, याद आ गया होगा मेरे दोस्तों, कैल्सीफेरोल, है ना। और मेरे दोस्तों आंसर आ जाएगा ई, है ना। विटामिन ई को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं मेरे दोस्तों। और जो ब्यूटी विटामिन है ना, इसको विटामिन ई बोलते हैं। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल, है ना, टोकोफेरोल। वैसे भी लड़कियां जब बाहर जाती हैं उन्हीं को तो ब्यूटी होती है मेरे दोस्तों, है ना, तो उनको आंटी टोक देती है कहाँ जा रही है, तो वही वाली विटामिन है ये टोकोफेरोल। अच्छा, विटामिन ई अगर लड़कों में भी नहीं होगी और लड़कियों में भी नहीं होगी तो सुंदरता तो छोड़ो, वो अनस्टेराइल हो जाएगा, यानी अपने माँ बाप भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए विटामिन ई लेना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। किसमें मिलती है, बेरीज के अंदर मिलती है ना। चाहे आपकी वो जामुन हो, रसबेरी हो, ब्लूबेरी हो मेरे दोस्तों, आपका और भी जितनी भी टाइप की बेरीज आती है सबके अंदर ई विटामिन ई मिलती जाती है। ब्यूटी प्रोडक्ट में भी विटामिन ई यूज की जाती है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य की किरणें मानव शरीर के किस के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। सूर्य की किरणें हमें क्या देती है मेरे दोस्तों, तो सूर्य की किरणें हमें रोशनी देंगी, है ना। छोटे बच्चे थे, छोटे मोटे बच्चे, मेरी मुट्ठी में क्या है ना, तो मुट्ठी में है तकदीर हमारी, ऐसे जब हम गाना गाते थे तब क्या आंसर थे। तो भैया सूर्य की किरणें ऑप्शन में से बताना है। सूर्य की किरणों में मिलती है विटामिन डी मेरे दोस्तों, विटामिन डी मिलती है मेरे दोस्तों, कैल्सीफेरोल इसको बोलते हैं। तो ये किसको मजबूत करती है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता था दोस्तों, बता दीजिए, रिकेट्स हो जाता था। रिकेट्स हो जाता था, हड्डियां कमजोर हो जाती थी। क्या हो जाती थी, हड्डियां कैसी हो जाती थी मेरे दोस्तों, कमजोर हो जाती थी। जब हड्डियां कमजोर हो जाती थी तो आंसर क्या आएगा, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान देती है आपकी विटामिन डी मेरे दोस्तों, ठीक है। त्वचा को विटामिन डी देती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत भी करती है, रक्त का प्रवाह नियंत्रित भी करती है और ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाती है मेरे दोस्तों, है ना। तो बेसिकली आपका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या आना चाहिए, ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है, पर जो मोस्ट कन्वीनियंट आंसर होगा ना मेरे दोस्तों, वो होगा त्वचा को विटामिन डी देती है, क्योंकि डी इनडायरेक्टली क्या करवाती है, आपका हड्डियों को मजबूत करवाती है। तो वैसे हड्डियों और दांतों को मजबूत करवाने के लिए हड्डी और दांत बने होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट के, कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं मेरे दोस्तों, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए, क्योंकि विटामिन डी में विटामिन डी हमें बस मजबूत करवाती है इनको, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जोड़ों में दर्द वगैरह भी होने लग जाता है, ठीक है। चलो, वैसे ऑस्टियोपाइरोसिस की वजह से हड्डियों में दर्द होता है, जिसको गठिया बोलते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है भैया, हमारा जो यकृत होता है ना, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और यकृत होता है 1.5 से 1.2 से 1.5 ग्राम, है ना। ये आपका क्या होता है मेरे दोस्तों, इसका वेट होता है यकृत का, और सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मेरे दोस्तों आपका क्या, आपका यकृत, है ना। और गुर्दा है ना मेरे दोस्तों, इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, इसकी इकाई पूछ ली जाती है। इसकी इकाई क्या होती है मेरे दोस्तों, इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन इसकी इकाई होती है। मस्तिष्क की इकाई पूछ ली जाती है मेरे दोस्तों, इसकी इकाई होती है न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन मेरे दोस्तों, न्यूरॉन, है ना। उसके अलावा जो हृदय से क्वेश्चन आता है, हृदय ऑटोमेटिक क्यों धड़कता है, ऐसे एन होता है ना। हृदय के अंदर ऐसी मांसपेशियां होती है वो खुद ही धड़क सकती है, इसीलिए इसका प्रत्यारोपण किया जाना संभव है। उसके अलावा हृदय के अलावा भैया परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, है ना। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों, विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने इसकी डिस्कवरी की थी मेरे दोस्तों, है ना। विलियम हार्वे आंसर आ जाएगा, हार्वे, ठीक है। चलो इसको और अच्छे से लिख देता हूं, हार्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है मेरे दोस्तों, तो दूध के अंदर क्या पाया जाता है, दूध के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, जिसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, प्रोटीन के साथ साथ मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ में क्या पूछ लिया गया है क्वेश्चन, इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शर्करा भी कौन सी होती है मेरे दोस्तों, तो दूध के अंदर मेरे दोस्तों दूध होता है सफेद। देखो, अगर सफेद होगा मेरे दोस्तों तो होगी उसके अंदर कैल्शियम। अगर दूध पीला होगा मेरे दोस्तों, दूध कैसा होगा, पीला होगा, तो उसके अंदर होगी क्या, पीला होगा ना मेरे दोस्तों, तो होगी कैरोटीन। क्या होगी, कैरोटीन मेरे दोस्तों, है ना।
अच्छा, उसके अलावा मेरे दोस्तों जो इसके अलावा अगर आपकी शर्करा पूछ ली जाए तो उसके अंदर, दूध के अंदर क्या होगा? लैक्टोज। क्या होगा? लैक्टोज। लैक्टिक एसिड होता है दूध के अंदर। दूध के अंदर जो अम्ल पूछ लिया जाए, अम्ल पूछ लिया जाए तो लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। जो बैक्टीरिया पूछ लिया जाए, दूध के अंदर बैक्टीरिया पूछ लिया जाए, बैक्टीरिया पूछ लिया जाए तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, है ना मेरे दोस्तों। तो देखो मेरे जिगर के टुकड़ों, इतनी जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन में मैं डिटेल में एनालिसिस कर के आपको आंसर दे रहा हूँ। हर एक चीज को, हर एक फैक्ट को कवर करवाते हुए चल रहा हूँ। तो इतना तो बनता है मेरे जिगर के टुकड़ों के सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर आप करते रहिए। मुझे पता है कि ये इंजॉय वाला वीक चल रहा है, पर फिर भी मेरे जिगर के टुकड़ों आप इतना तो कर ही सकते हैं। क्लास लीजिए, दोस्तों को सेशन शेयर कीजिए, उसके बाद में आराम से पार्टी कीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों कैसीन और लैक्टोज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य प्रोटीन जो समृद्ध होता है मेरे दोस्तों, जो खाने वाला प्रोटीन होता है ना मेरे दोस्तों, प्रोटीन समृद्ध जो सोर्स है वो क्या है मेरे दोस्तों? तो आपको चलो इसमें से आपका एलिमिनेट कर देता हूं। मांस नहीं आएगा और शैवाल और सूक्ष्मजीव नहीं आएगा। आंसर बी और सी में से देना है आपको। तो मैं बता दूं प्रोटीन के बारे में बताऊं ना मेरे दोस्तों, तो प्रोटीन, प्रोटीन मेरे दोस्तों क्लोरेला एल्गी, क्लोरेला एल्गी, है ना। क्लोरेला एल्गी होता है ना, इसको रिचेस्ट प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिचेस्ट, रिचेस्ट प्रोटीन बोलते हैं। इसीलिए इसका यूज स्पेस फूड की फॉर्म में किया जाता है। किसमें? स्पेस फूड की फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा मेरे दोस्तों आपको जो प्रोटीन मिलता है ना, वो मिलता है मेरे दोस्तों किससे? कुकुरमुत्ता में। किसमें? कुकुरमुत्ता में मिलता है। उसके अलावा आपको दालों में प्रोटीन मिलता है। किसमें मिलता है? दालों में, है ना। और ये मिलता है सोयाबीन में। किसमें मिलता है? सोयाबीन में। सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम है उसको बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन मैक्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइसिन मैक्स इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये सारे प्रोटीन के सोर्स है। रिचेस्ट पूछ ले तो ये वैसे दालों में भी पाया जाता है, कुकुरमुत्ता में भी। तो जो ऑप्शन दे रखा हो ना तो वो आंसर लगा दीजिए। यहाँ पे मेरे दोस्तों सोयाबीन में पाया जा रहा है, तो इनमें देखो अगर ऊपर बात करूं मैं तो सब्जियां दे रखा है, कहीं दाल तो दे नहीं रखा है, तो सोयाबीन दे रखा है, तो डायरेक्ट सोयाबीन। अच्छा, मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली को इसीलिए क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना, गरीबों का बादाम भी इसको बोला जाता है। तो मजा आ रहा है ना मेरे दोस्तों। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए मेरे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों, और इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, तब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है मेरे दोस्तों? देखो कार्बोहाइड्रेट के अलावा मेरे दोस्तों आप क्या ले सकते हो? देखो कार्बोहाइड्रेट होता है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, कार्बोहाइड्रेट, ये आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा वो 4.2 कैलोरी ऊर्जा देगा। कितना देगा? 4.2 कैलोरी आपको ऊर्जा देगा। उसके अलावा मेरे दोस्तों जो प्रोटीन आपका वसा होगा ना मेरे दोस्तों, वो देगा आपको 1 ग्राम वसा आपको 9 कैलोरी ऊर्जा देगा, 9.2 कैलोरी ऊर्जा देगा, है ना। उसके अलावा मेरे दोस्तों जो आपकी प्रोटीन होगी ना, सॉरी, जो आपकी क्या देगी, जो आपकी विटामिन होगी वो आपको कितना एनर्जी देगी मेरे जिगर के टुकड़ों? वो भी आपका 4.2 कैलोरी ऊर्जा देगी। ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या होगा मेरे जिगर के टुकड़ों, कि आप कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या चाहिए? वसा। पर मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि आपको एकदम से इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आपको कार्बोहाइड्रेट ही खाना पड़ेगा, जो बिस्किट में मिलता है, जो आपको केले में मिल जाएगा, एटसेट्रा, है ना। क्योंकि या फिर ग्लूकोज में ले लो, ग्लूकोन डी में ले लो, वो मोनोसैकेराइड होता है, उसको तो पचाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही पिया ना 2-4-5 मिनट में आपको एनर्जी से फील होना स्टार्ट हो जाती है ना। क्योंकि मोनोसैकेराइड होता है, जल्दी से हमारी बॉडी में टूटने की भी जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड शुगर में मिल जाता है। ठीक है। और आपको एनर्जी दे देता है। तो आंसर क्या आएगा? वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसका डार्विनवाद के साथ निम्नलिखित में से किसका डार्विनवाद के साथ है ना। तो संबंध बताना है कि इनमें से कौन सा डार्विन के साथ है मेरे दोस्तों, वो बताना है। ठीक है। तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट इसका ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन है मेरे दोस्तों प्रयोग और दुष्प्रयोग का नियम, आपका उसके अलावा जो ऑप्शन है उत्परिवर्तन, उसके बाद में जर्मन प्लाज्म का सिद्धांत, और मेरे दोस्तों ऑप्शन है डी प्राकृतिक वर्ण। तो मेरे दोस्तों जो डार्विन थे ना, डार्विन, है ना, डार्विन ने क्या है, एक समुद्री यात्रा की, है ना। समुद्री यात्रा में जो जहाज यूज
यूज किया मेरे दोस्तों, उसका नाम था HMS बीगल। HMS बीगल जहाज का नाम था मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको बोला नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया मेरे दोस्तों, है ना। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी, यानी प्रकृति जिसको चाहेगी उसको जिंदा रखेगी। डायनासोर एकदम से मर गए क्योंकि धरती का टेम्परेचर बढ़ गया। प्रकृति नहीं चाहती थी, प्रकृति चाहती थी कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाए ना वो बच जाए। मैमल्स क्या हो गए, गड्ढे खोद के रहते थे वो बच गए क्योंकि उनको टेम्परेचर कम लगा, और बाकी जो धरती पे क्या रहते थे मेरे दोस्तों, डायनासोर रहते थे, वो मर गए, है ना। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत उन्होंने फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूगो डे ब्रिज मेरे दोस्तों, ये किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया मेरे दोस्तों, तो ह्यूगो डे ब्रिज थे मेरे दोस्तों एक बॉटनिस्ट थे, यानी ये क्या थे मेरे दोस्तों, वनस्पति शास्त्री थे, अपने उद्यान में काम कर रहे थे एक दिन, और उन्होंने कुछ पौधों को उगा रखा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन सा प्लांट था, पर उनके जो प्लांटों का कलर था वो सेम होता था। अचानक से एक प्लांट में एक दिन अलग कलर का फूल आ गया, उन्होंने देखा कि ये कैसे हो गया, और फिर उन्होंने उसके बीजों को रखा, और जब नए प्लांट उगाए तो वो जो प्लांट जो था मेरे दोस्तों, उससे जो फूल जिस कलर का आया था उसी जैसे कलर के फूल आने लग गए, यानी जो मेन फ्लावर थे मेरे दोस्तों उनमें कलर अलग और इसमें अलग। इसका मतलब ह्यूगो डे ब्रिज ने इसी पे एक सिद्धांत दे दिया कि भैया अचानक से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, अचानक से चेंज हो जाते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों अचानक से जीन में चेंज हो जाने की वजह से कई जगह आपने पढ़ा होगा कि 2 सिर वाला इंसान पैदा हो गया, उसके किसी के 4 हाथ है ना, किसी के मेरे दोस्तों एक पूंछ निकल आई है, तो उनके जीन में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों का, और जीवित और मृत वनस्पति का। तो फटाफट से सारे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर बता देंगे कि आंसर क्या होने वाला है ना। तो ओनली जूलॉजी के अंदर जानवर आते थे मेरे दोस्तों, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, जूलॉजी के अंदर रखा जाता है मेरे दोस्तों। तो फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहे जाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्मी कल्चर में वर्म होता है मेरे दोस्तों, वर्मी कल्चर होता है मेरे दोस्तों केंचुए की खेती। किसकी खेती, केंचुए की खेती, केंचुए की खेती मेरे दोस्तों, यानी केंचुओं को पाला जाता है। केंचुओं को किसान का मित्र भी बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। किसान का क्या बोला जाता है, मित्र भी बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोला जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इनको ये क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ये ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, ह्यूमस। भूमि में पोषक तत्व जिसको बोलते हैं ह्यूमस, ये प्रोवाइड कराते हैं मेरे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टैप वॉर्म, थ्रेड, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को ही क्या बोलते हैं, केंचुआ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, केंचुआ बोलते हैं, है ना, केंचुए बोलते हैं। उसके अलावा मेरे दोस्तों जो सिल्क वॉर्म है ना मेरे दोस्तों, इसकी खेती को सेरीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है ना। और ये सेरीकल्चर है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये एक पेड़ पे की जाती है, और पेड़ का नाम है शहतूत का पेड़। किसका पेड़, शहतूत का पेड़। और शहतूत को पेड़ को का जो बॉटनिकल नेम है मेरे दोस्तों वो है बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोराई या मोरी, है ना मेरे दोस्तों। ये इसका बॉटनिकल नेम है मेरे दोस्तों, है ना। जो शहतूत होता है ना मेरे दोस्तों, इसको सिल्क का जो वॉर्म होता है इसको बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं मेरे दोस्तों। ये इसका क्या होता है, लार्वा। क्या होता है, लार्वा, मतलब स्टार्टिंग स्टेज है। और जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है ना मेरे दोस्तों, कैटरपिलर विकसित हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्यूपा। क्या वो बोलते हैं, प्यूपा। और इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, प्यूपा होता है ना, इसके अंदर क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। लार जो ग्रंथियां होती है ना मेरे दोस्तों, मतलब ये डेड हो जाता है वैसे, और सिल्क वॉर्म के अंदर जो लार ग्रंथियां होती है इसके अंदर, जो कि इससे मिलता है सिल्क, है ना। इससे क्या मिलता है मेरे दोस्तों, सिल्क मिलता है। क्या मिलता है, रेशम प्राप्त होता है। तो आपको काफी अच्छे से मैं सारी चीजें समझाते हुए जा रहा हूं मेरे दोस्तों, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या,
आपका फ्यूज तार का गुण होना चाहिए। आपका जो फ्यूज तार है उसका गुण क्या होना चाहिए, तो फ्यूज तार के बारे में पूछ लिया गया है। मेरे जिगर के टुकड़ों सेशन को आप लोग शेयर नहीं कर रहे, जबरदस्त तरीके से सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। इस टाइम भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से इतना तो बनता है कि आप लोग सेशन को शेयर करें। और हाँ, देख रहे हो विनोद, ये क्या नहीं कर रहे हैं, सेशन को लाइक भी नहीं कर रहे हैं भैया, तो लाइक भी कर दीजिए, है ना। फ्यूज तार के बारे में हम आपको बताते हैं। जो फ्यूज तार होता है ना मेरे दोस्तों, वो अल्प गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध का होता है। कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध का होता है। अल्प गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध का तार होता है, जिसको फ्यूज बोलते हैं। ये किससे बना होता है, Sn प्लस Pb से मिलकर बना होता है। सीसा होता है Pb और Sn होता है टेप मेरे दोस्तों, इससे बना होता है मेरे दोस्तों। ये किस पे काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है मेरे दोस्तों। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, गर्म करते ही चल जाता है। इसको कैसे लगाया जाता है, इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इसको लगाया जाता है। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, फ्यूज तार का गुण क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और अल्प गलनांक होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। हॉर्स पावर मेरे दोस्तों, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई। और शक्ति के तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई भी क्वेश्चन में आ जाता है तो P इक्वल्स टू W अपॉन T मेरे दोस्तों, है ना। P इक्वल्स टू क्या होता है, VI मेरे दोस्तों। P इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है मेरे दोस्तों। P इक्वल्स टू क्या होता है मेरे दोस्तों, V स्क्वायर अपॉन R होता है। ये सारी शक्ति के फॉर्मूले हैं, कोई भी एग्जाम में आ सकता है ना। अब आपका पूछा है कि एक हॉर्स पावर मेरे दोस्तों, एक हॉर्स पावर वो कितने वोट, 746 वॉट होता है। कितना होता है, 746 वॉट होता है मेरे दोस्तों। उसके अलावा मैं बताऊं कि आपका 1 किलो वॉट आर है ना मेरे दोस्तों, 1 किलो वॉट आर को यूनिट बोलते हैं। और इसके अंदर जूल में अगर इसको मापा जाए तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल मेरे दोस्तों। ये डेटा आ सकता है, या 36 गुना 10 की पावर 5 जूल, ये भी आंसर आ सकता है ना। दोनों में से ये पॉइंट के साथ लगाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी, नहीं तो 5 रहेगी। इन दोनों डेटा में से कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है मेरे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है मेरे दोस्तों। अर्थ मेरे दोस्तों, अर्थ का मतलब होता है, देखो ये धरती है, और धरती के बारे में बताऊं कि धरती है वो अनंत क्या होती है मेरे दोस्तों, आवेश को ग्रहण करती है, आवेश को ग्रहण कर सकती है मेरे दोस्तों, ग्रहण कर सकती है। मतलब एकदम से अगर किसी भी विद्युत उपकरण में क्या हो जाए मेरे दोस्तों, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाए तो उसको अर्थिंग किया जाता है, इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों अर्थ। तो ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे किसी भी उपकरण में आग नहीं लग जाए, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, उसको बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, मजा तभी आएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरीचिका एक उदाहरण है मेरे दोस्तों। मरीचिका क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे आप रेगिस्तान में है तो रेगिस्तान में दूर से आपको जब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो उसकी वजह से आपको पानी दिखाई देगा। तो रेगिस्तान में जो मृग होता है मेरे दोस्तों, वो क्या करता है, उस पानी की तलाश में इधर उधर भाग के मर जाता है, इसको मरीचिका बोलते हैं। अगर आप बाइक चलाते होंगे तो आपको गर्मी के टाइम में सड़क पे भी पानी सा दिखाई देता होगा, गड्ढा सा दिखाई देता होगा, वो भी मरीचिका का एग्जाम्पल है। तो मेरे दोस्तों होता क्या है कि दो माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम जिसको बोलते हैं रेयर मीडियम, कैसे बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं। एक होता है सघन माध्यम जिसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं ना। जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से यानी सघन माध्यम से विरल की तरफ जाती है तो इसी माध्यम में लौट के आ जाती है। होना चाहिए परावर्तन, है ना, मतलब होना चाहिए अपवर्तन पर हो गया परावर्तन, इसीलिए इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। इसकी वजह से ऐसा होता है। और जो मरीचिका का उदाहरण क्या है मेरे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहीं दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन में, क्या दे रखा है, मरीचिका उदाहरण है प्रकाश के परावर्तन का, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके अलावा आपका मेरे दोस्तों क्या दे रखा है,
विक्षेपण दे रखा है, प्रकाश का अपवर्तन दे रखा है, प्रकीर्णन दे रखा है। तो प्रकीर्णन नहीं होगा आंसर, परावर्तन नहीं होगा, इन दोनों में से आंसर होगा। वैसे इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। पर अगर ये नहीं दे रखा हो तो हुआ तो अपवर्तन ही है मेरे दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि एक माध्यम सघन माध्यम है, उस पे से लौट के लाइट जा रही है ना। तो वैसे आंसर क्या होना चाहिए इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पर ये घटना किसमें हो रही है, अपवर्तन की वजह से हो रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो मेरे दोस्तों आपको पता है, पहली बात तो बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, तो इसकी जो क्षमता होती है ना मेरे दोस्तों, वो पॉजिटिव पावर होती है, पहली बात, है ना। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव तो आंसर आ नहीं सकता, ए और डी में से आंसर आएगा। उसके अलावा शक्ति की बात करूं मैं दोस्तों, क्षमता शक्ति एक ही बात है ना। शक्ति क्या होती है मेरे दोस्तों, P = 1/f होती है मेरे दोस्तों। F क्या है, फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी होती है, क्या होती है, फोकस दूरी मेरे दोस्तों, है ना। तो बता दीजिए पावर कितनी दे रखी थी मेरे दोस्तों, है ना। आपका क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, इसकी फोकस दूरी दे रखी है। अच्छा, तो P = क्या रखा हूं, 0.1.2 ऐसे रखूंगा, पॉइंट हटाया यहाँ पे ये आ गया, है ना, 2 से 5 बार, तो कितना आया, P = क्या आया, +5D, है ना, क्या आया, +5D। ये 5D में क्या निकाला, क्योंकि ये मीटर में, ये मीटर में होगी तो ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी का मतलब क्या होता है पता है आपको, डायोप्टर, ये भी पूछ लिया जाता है ना, डायोप्टर। क्या लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता होती है ना मेरे दोस्तों, उसको मापा जाता है किसमें, डायोप्टर में इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जाती है मेरे दोस्तों, है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड कैन बी हियर बाय। तो बता दीजिए कि किसके द्वारा सुनी जाती है मेरे दोस्तों, है ना, ये किसके द्वारा सुनी जा सकती है मेरे दोस्तों, किसी के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं है, इसके द्वारा नहीं, आंसर होगा या तो ए आंसर हो सकता है या बी आंसर हो सकता है मेरे दोस्तों। तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो मेरे जिगर के टुकड़ों सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और आंसर कमेंट बॉक्स में भर भर के देते रहिए। आंसर क्या आएगा भैया, पराश्रव्य ध्वनियां होती है ना, वो इंसानों के द्वारा सुनी नहीं जाती, पर कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये सारे सुन सकते हैं इस ध्वनि को, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या है मेरे दोस्तों, है ना। पानी के अंदर अगर ध्वनि सुनना है मेरे दोस्तों तो ऑडियोमीटर का यूज नहीं किया जाता, ऑडियो फोन का उपयोग भी नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। आंसर क्या करेंगे, या तो हाइड्रोमीटर होगा या हाइड्रोफोन होगा, मीटर तो यूज नहीं किया जाता। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, लगा दो मेरे जिगर के टुकड़ों आंसर या तो सी लगा दूं या डी लगा दूं, तो बता दो क्या आंसर लगाना चाहिए मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे जिगर के टुकड़े, आंसर क्या लगाना चाहिए, आंसर डी लगाना चाहिए, हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनाने का यंत्र है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, घन मीटर किसका एसआई मात्रक है मेरे दोस्तों, घन मीटर किसका एसआई मात्रक है मेरे दोस्तों, तो मीटर क्यूब मेरे दोस्तों। क्यूब में क्या मापा जाता था मेरे दोस्तों, देखो द्रव्यमान मापा जाता है केजी में, द्रव्यमान मापा जाता है केजी में, बल मापा जाता है न्यूटन में, बल क्या होता है, F = क्या होता था मेरे दोस्तों, ma होता था, m क्या होता था, द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण मेरे दोस्तों, है ना। इसको बोलते हैं द्रव्यमान केजी में होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो आंसर ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अब आपको बताना है मेरे दोस्तों सी और डी में से, तो लगा दो आप आंसर, तब तक मैं आपको बताता हूं। कार्य होता है W = F.S मेरे दोस्तों, बल गुना विस्थापन के गुणनफल को, ये होता है मेरे दोस्तों फोर्स होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे दोस्तों, यानी ये होता है बल और ये होता है विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, एक कार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। और ये न्यूटन में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, सॉरी ये जूल में मापा जाता है, ये किसमें मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। और आपको बता दूं, कार्य के अलावा ऊर्जा, इन दोनों का जो एसआई मात्रक है ना मेरे दोस्तों, वो होता है जूल। पर आंसर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आयतन को हमेशा मीटर क्यूब में मापा जाता है। तो इस तरह से मैंने हर एक ऑप्शन को बहुत जबरदस्त तरीके से आपको छपवा दिया है। चिंता ही मत करो, टेंशन ही मत लो मेरे जिगर के टुकड़ों, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपके दिमाग पर छपे हुए रहेंगे क्वेश्चन, अगर आपने ठीक से सेशन को पढ़ा है। और कोशिश करूंगा कि सारे के सारे आपके क्वेश्चन और पिछले एग्जाम की तरह आपके
नेक्स्ट एग्जाम में भी रिपीट हो जाए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित ऊर्जा ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित ऊर्जा को मापा जाता है। तो ऊष्मा होती है मेरे दोस्तों कैलोरी में। तो अब तो आप हिंट दे दी मैंने दोस्तों, अब तो बता दीजिए कि आंसर क्या आना चाहिए, है ना। आपका ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, तो बता दीजिए कैलोरीमीटर आंसर आएगा या सीलोमीटर आंसर आएगा या कैलोरीमीटर आंसर आएगा मेरे दोस्तों। तो फटाफट फटाफट से आप आंसर बता दीजिए कि आंसर क्या आने वाला है। देखो मेरे दोस्तों, किलोमीटर नहीं आंसर आएगा, कैलोरीमीटर आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा कैलोरीमीटर। क्या आंसर आएगा कैलोरीमीटर मस्ट बी राइट आंसर। ये कैलोरी खाद्य जो ऊर्जा होती है ना मेरे दोस्तों, खाने वाली ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा होती है, वो किसमें मापी जाती है? ये मापी जाती है कैलोरी के अंदर। किसमें मापी जाती है? कैलोरी के अंदर इसकी ऊष्मा को मापा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर होता है मेरे दोस्तों। आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर। आई क्या है मेरे दोस्तों? धारा। धारा को मापते हैं मेरे दोस्तों एम्पियर में, एम्पियर में मापते हैं। V क्या होता है मेरे दोस्तों? वोल्ट, है ना, वोल्ट, है ना। R क्या होता है मेरे दोस्तों? ओम, है ना। इसको मापते हैं ओम मीटर से, ओम मीटर। उपकरण का नाम बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ओम मीटर से मापते हैं मेरे दोस्तों, है ना। और आपका जो जो धारा है मेरे दोस्तों, उसको अमीटर से मापा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। वोल्ट मीटर मेरे दोस्तों, वोल्ट जो मीटर होता है वोल्टेज को मापने के काम आता है, वोल्टेज को मापने के काम आता है वोल्ट मीटर। और इसको समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। अच्छा ये तो पता ही नहीं। वॉट मेरे दोस्तों शक्ति का ऐसा ही इकाई है। किसका? शक्ति का ऐसा ही इकाई है वॉट। एम्पियर मेरे दोस्तों ये विद्युत धारा का है। ये किसका है? विद्युत धारा का है मेरे दोस्तों। तो आंसर तो यही हो जाएगा जूल मेरे दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक है मेरे दोस्तों वो जूल है। और न्यूटन मेरे दोस्तों ये बल का मात्रक है मेरे दोस्तों, और वजन का मात्रक है, वेट का भी मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो इतने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। सेशन इसके नाम पे जबरदस्त तरीके से शेयर तो होना ही चाहिए। और देख रहे हो मेरे अभी तक लाइक भी नहीं किया, इतने सारे बच्चे हैं, तो भैया लाइक भी करते रहिए और सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है मेरे दोस्तों? तो ऊष्मा की बात कर दी है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द हीट, है ना, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ऊष्मा और कार्य का ऊष्मा या फिर कार्य, कार्य और ऊष्मा मेरे दोस्तों। एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा मेरे दोस्तों। अगर आपको ये पूछा है खाद्य ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा पूछा है ना मेरे दोस्तों, तो आपका कैलोरी लगाना है। क्या लगाना है? कैलोरी लगाना है ना। केल्विन मेरे दोस्तों ये टेम्परेचर का, ये तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की एसआई इकाई क्या है मेरे दोस्तों? आपका केल्विन है। कैलोरी मेरे दोस्तों खाद्य ऊर्जा की थी। न्यूटन मेरे दोस्तों किसका था? बल का था। और किसका बताया था मेरे दोस्तों? वजन का, वेट का एसआई यूनिट होता है आपका न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थोड़ी देर पहले ही बताया है कि पोलरीमीटर, पोटेंशियोमीटर, फोटोमीटर या फिर प्लेटोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो विद्युत वाहक बल यानी आपका विभवांतर मेरे दोस्तों। विभवांतर ही क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। तो पोलरीमीटर आंसर नहीं आएगा, प्लेटोमीटर नहीं आएगा। आंसर बी और सी में से लगा दीजिए मेरे दोस्तों, बी और सी में से लगा दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, ये सर्किट है मेरे दोस्तों, ये कोई समांतर क्रम का एक सर्किट मैंने ले लिया है। इसके अंदर मेरे दोस्तों क्या लगाना है? इसके अंदर वोल्टेज मापना है। तो इस तरह से मैं वोल्ट मीटर को लगा दूंगा। ये कैसा लगा हुआ है? समांतर क्रम में, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियोमीटर बोलेंगे, है ना। इसको मापने के काम आती है मेरे दोस्तों। ये समांतर क्रम में लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, क्योंकि ये मेरे दोस्तों पोटेंशियोमीटर होता है ना मेरे दोस्तों, जो समांतर क्रम में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका मेरे दोस्तों जो इसकी
कैपेसिटी होती है ना वो इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? ये इनफाइनाइट करंट पे एब्जॉर्ब कर सकता है मेरे दोस्तों, इसीलिए लगाया जाता है किसमें? समांतर क्रम में मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, या तो तीव्रता दे देगा मेरे दोस्तों या आवृत्ति दे देगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। तो देखो तीव्रता को मापा जाता है मेरे दोस्तों डीबी में, जिसको बोलते हैं डेसिबल। डेसिबल और इंसान के लिए मेरे दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है इंसान, है ना। ये क्या है मेरे दोस्तों? आवृत्ति है। आवृत्ति इतना सुन सकता है मेरे दोस्तों। और 80 डीबी से लेके मेरे दोस्तों ऊपर की ध्वनि 120 तक की ध्वनि और इससे ऊपर की ध्वनि को क्या माना जाता है? शोर माना जाता है। क्या माना जाता है? शोर माना जाता है। यानी 80 या 65 से कम की ध्वनि हमारे कानों के लिए अच्छी है, उससे ज्यादा ध्वनि हमारे नुकसानदायक है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? इसका तो डेसिबल आएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है ना। तो मेरे दोस्तों अब ऑप्शंस आपके सामने हैं। तरंग दैर्ध्य मेरे दोस्तों नहीं है, तरंग दैर्ध्य तो खुद इसकी ऐसा इकाई तो मीटर होती है। उसके अलावा मेरे दोस्तों प्रकाश मिति है ना, ज्योति फ्लक्स और इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसका होता है मेरे दोस्तों? प्रकाश की कितनी तीव्रता है वो इसका आंसर होता है ना। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए आपका क्या होगा? ज्योति फ्लक्स होगा या तरंग दैर्ध्य होगा? तरंग दैर्ध्य तो लैम्डा होता है मेरे दोस्तों, उसकी मीटर में मापी जाती है, वेवलेंथ होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स इसका आंसर हो जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर किसके बराबर होता है? व्हाट इज द 1 मीटर इक्वल टू? तो 1 मीटर इक्वल टू कितना बराबर होगा वो आपको आंसर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर हो जाएगा 10 की पावर -6 माइक्रोन या फिर 10 की पावर +6 माइक्रोन, या ये दोनों आंसर तो वैसे भी नहीं होंगे, है ना। तो अब आपको आंसर बताना है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं मेरे दोस्तों, है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मेरे दोस्तों 1 मीटर होता है 10 की पावर 6 पर, किस में होगा? प्लस में होगा, माइनस में होगा? ऑब्वियसली प्लस में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 माइक्रोन इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक जो मात्रक है मेरे दोस्तों, कूलम पर सेकंड किसका मात्रक है? तो मात्रक की बात कर रहा है कूलम अपॉन सेकंड। तो कूलम में क्या मापा जाता है मेरे दोस्तों? कूलम में मापा जाता है मेरे दोस्तों क्यू। कूलम में मापा जाता है, सॉरी सी, है ना। सी होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। तो ये हो गया आवेश। और सेकंड मतलब टाइम, है ना। तो मेरे दोस्तों I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी होता है। I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी होता है मेरे दोस्तों, है ना। तो मेरे दोस्तों I मतलब विद्युत धारा, I मतलब विद्युत धारा मेरे दोस्तों, यानी करंट की बात कर रहा है मेरे दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? करंट की बात कर रहा है। अब जब करंट की बात कर रहा है तो करंट को मापा जाता है एम्पियर में। किसमें मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? एम्पियर आंसर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एम्पियर आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 1 जूल, तो मेरे दोस्तों कार्य की इकाई होती है W इक्वल टू F डॉट S मेरे दोस्तों। अब आप बताओ 1 जूल इसकी इकाई लिख दीजिए, तो इसकी इकाई क्या होगी? 1 इंटू न्यूटन, और इसकी इकाई क्या होगी मेरे दोस्तों? इसकी इकाई होगी क्या होगी? 1 इंटू टाइम को किस में मापा जाता है? 1 सेकेंड, है ना। सॉरी एस तो क्या है? विस्थापन है ना, तो मीटर होगा ना, 1 मीटर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, है ना। तो न्यूटन इंटू मीटर कहां पे दिख रहा है? न्यूटन मीटर, ये तो है न्यूटन और सेंटीमीटर। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर क्या होगा मेरे दोस्तों? 1 जूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल यही आंसर आने वाला है कि नहीं मेरे जिगर के टुकड़ों। तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और मेरे दोस्तों अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को सबको बताते रहिए कि इतना अच्छा सेशन चलता है मेरे दोस्तों, है ना। साइंस बिल्कुल छप जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है मेरे दोस्तों? आंसर बताना है मेरे दोस्तों। थोड़ी देर पहले मैं वैसे बता भी चुका हूं, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं आएगा, मल्टीमीटर नहीं आएगा मेरे दोस्तों। ये तो मल्टी का मतलब बहुत सारी चीजों को मापने के काम आता है मेरे दोस्तों, है ना। आपका प्रतिरोध मापने के भी काम आ जाएगा, धारा मापने के भी काम आ जाएगा, वोल्टेज मापने के काम आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें मापने के काम आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर या एमीटर। अब तो आप लोग आंसर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, जबरदस्त तरीके से आंसर कर दीजिए कि आंसर ये आने
वाला है। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, अमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है मेरे दोस्तों, प्रकाश वर्ष मेरे दोस्तों किसकी इकाई है, समय की इकाई नहीं है, सेकंड होता है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। वेग की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है मेरे दोस्तों। तो किसकी इकाई होती है मेरे दोस्तों, दूरी की इकाई क्या होती है, लाइट ईयर होती है, प्रकाश वर्ष होती है मेरे दोस्तों। एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा को मेरे दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है, वही डिवाइस जो कि जल विद्युत में यूज होता है मेरे दोस्तों, जिसका नाम क्या है, डायनामो। क्या नाम है मेरे दोस्तों, डायनामो। तो डायनामो क्या कर देता है मेरे दोस्तों, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है मेरे दोस्तों। जो इन्वर्टर होता है ना मेरे दोस्तों, ये डीसी करंट को एसी के अंदर बदल देता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को, सॉरी ये होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा है ना, यानी डीसी करंट, और ये होती है मेरे दोस्तों दिष्ट धारा। ये क्या होती है, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। तो मेरे जगह के टुकड़ों डीसी करंट है वो एसी के अंदर बदल जाती है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा के अंदर बदल जाती है इन्वर्टर के थ्रू। और मेरे दोस्तों ये आपका है, ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चंस में से जिनका आंसर हर बार की तरह आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो क्वेश्चन है वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है, इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ग, जूल और कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है, ये क्वेश्चन वैसे मैं करा चुका हूं और फिर भी आपको आंसर करना है। और हर दिन की तरह आज भी मैं आपको दिवाली चाहे मेरे दोस्तों एंड की तरफ जा रही पूरा वीक, पर फिर भी हम आपको डेली शुभकामनाएं देते जाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रयास करके रहकर। जय हिंद, जय भारत मेरे जिगर के टुकड़ों। कल फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन के बाद, तब तक के लिए सबको दीपावली की फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।